Good afternoon, everyone. Namaste. Okay. So, in yesterday class, we were studying. हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? We were studying electrostatic potential energy. Okay. तो today बेटा हम लोग वहीं से आगे बढ़ते हैं. We will start from electrostatic potential energy. The last topic was good evening बेटा. Good evening everyone. Good evening. Okay. तो थोड़ा बहुत घर पे रिवाइज किया है सभी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को. वेरी गुड. तो नाउ बेटा हम लोग आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं, है ना? तो आई एम फाइन बेटा. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन लास्ट टॉपिक बेटा जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ओके बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द डायग्राम. An electric dipole is placed in an uniform electric field. Like this is uniform electric field, and you place the electric dipole inside the electric field beta. Good evening beta. Sir, you please speed up a little bit. हो जाएगा बेटा, आप टेंशन मत लो, आपको सिलेबस से मतलब है ना, आप टेंशन मत लो, है ना? अपने पास यहाँ क्या है बेटा? प्लस क्यू चार्ज है. हियर वी हैव अ प्लस क्यू चार्ज, हियर वी हैव अ माइनस क्यू चार्ज. ओके. हमने लास्ट क्लास में देखा था टाउ इज इक्वल टू, सिंस टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, एंड हमने लास्ट क्लास में निकाला था बेटा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई. तो यहाँ तक की चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं बेटा, है ना एवरीवन? हमने यहाँ तक देख लिया था. यहीं से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट फ्यू थिंग्स बेटा, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है. यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स. द फर्स्ट पॉइंट इज, अगर मुझे यहाँ पे u मैक्सिमम निकालना हो, if we have to find u maximum, the value of u maximum is basically p multiplied by e, and you will get this value at theta equal to 180 degree, because we know that cos 180 degree is equal to minus 1. Minus will cancel out the minus sign and you will get pe. Okay. The second point is u minimum. If you find u minimum is equal to minus of pe at theta is equal to 0 degree. So these 2 points are very important beta, because एक बहुत ही important concept इसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा. A very important concept is attached with it. हाँ प्रिया बोलो बेटा. No audio. अनन्या. Good evening sir, sorry for being late due to net. अनन्या, you are getting no audio. Please बेटा refresh कर लो एक बार, है ना? ओके. मैं आपको बता रहा था कि u मैक्सिमम यहाँ pe होगा, और u मिनिमम जो मुझे मिलेगा बेटा यहाँ पे, इट इज माइनस ऑफ p, है ना? अब हाँ बेटा, यहाँ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मुझे बताना है बेटा. इन दोनों पॉइंट्स पे खास बात ये है कि टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, इट मींस इक्विलिब्रियम होगा. तो जहां मैक्सिमम एनर्जी है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलेगा, यहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. और जहां पे बेटा हमारा थीटा 0 डिग्री है, इस पॉइंट पे मुझे इस जगह स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिल जाएगा. तो हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल दोनों इक्विलिब्रियम यहाँ से देख सकते हैं. मिनिमम एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री इन यू मैक्स. हाँ बेटा, यहाँ पे इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि जब थीटा 180 होगा, आप जानते हो माइनस ऑफ पीई को एक्सपेंड करोगे तो यू कैन राइट पीई कॉस थीटा, एंड कॉस 180 डिग्री इज माइनस 1. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू. ओके. ओके बेटा, चलो फिर तो यहाँ से मैं आपको अब आगे की ओर लेकर चलता हूँ.
मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ लेकर आ रहा हूँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे, ये एक्चुअल में थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा और एक एक पॉइंट। नाउ गॉट हाउ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके बेटा, आप स्टेबल अनस्टेबल नहीं समझ पाए बेटा, आप वैली और हिल का एग्जांपल समझो। वैली में अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप राइटवर्ड मूव कराओ या लेफ्टवर्ड मूव कराओ, वो हमेशा उस वैली के बॉटम में जाने की कोशिश करेगा। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे वैली में है तो वो स्टेबल है, वो अपने इक्विलिब्रियम में स्टेबल है। अगर हम उसी को किसी हिल के टॉप पे रखे हुए हैं, वैसे केस में बेटा अगर आप उसको थोड़ा भी डिस्प्लेस करोगे, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा, तो इसे आप बोलोगे बेटा अनस्टेबल। जब मैक्सिमम एनर्जी है तो अनस्टेबल है, जब वो बेटा वैली में है वैसे में मिनिमम एनर्जी है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ भी यूज किया है। बेटा आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, इट मे बी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है, इसलिए आप यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते हो कि एनर्जी कभी नेगेटिव होगी, वहां पे वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी होगी, उतनी एनर्जी आप दोगे तभी वो सिस्टम से रिलीज हो पाएगा, है ना सर? यहाँ वही मैंने स्टेबल और अनस्टेबल एनर्जी के बेसिस पे बताया कि अगर एनर्जी मिनिमम है तो मैं वैसे केस में बोलूंगा कि वो स्टेबल है, और अगर एनर्जी मैक्सिमम है इसका मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, क्लियर है, डन है? हमेशा बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट मिनिमम एनर्जी तक जाना चाहेगा जहां पे जाकर वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके। आगे यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। नाउ मैं आपको बताना शुरू करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ओके बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? लेकिन ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है बेटा, ये थियोरेटिकल टॉपिक है, इसमें जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी है बेटा, इन सर स्टक है, हो जा रहा है, प्लीज ऑफ योर वीडियो सर। बेटा एक्चुअली प्रिया, आप एक बार प्लीज अपने साइड से देख लो बेटा, क्योंकि कल भी आपको थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इट मे बी पॉसिबल कि आपका इंटरनेट इश्यू हो, है ना? ओके बेटा, चलो फिर तो मैं भी आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? देखो बेटा, आप लोगों का जो भी टॉपिक छूटा हुआ है उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, उसमें सारी छूटी हुई चीजें बता दूंगा मैं। आप प्लीज ये जितनी भी आपकी बची हुई चीजें हैं, ये मुझे फोरम में आप एक बार डाल देना, है ना? फोरम में डाल देना जो बची हुई चीजें हैं, इसका मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना? आप टेंशन मत लो उसके लिए। अभी क्लास हम लोग बढ़ाते हैं आगे। देखो बेटा, अगर मैं किसी भी मतलब कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सर पी नेगेटिव समझ नहीं आया साक्षी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। यहाँ पे अगर मान लो आप रेफरेंस 0 मान रहे हो, तो इसके नीचे जो भी पॉइंट होगा बेटा, वहां पोटेंशियल एनर्जी आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? साक्षी सिर्फ आप आंसर दो बेटा, पॉजिटिव बोलोगे या नेगेटिव बोलोगे? मैंने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लिया है, इसके नीचे कोई भी पॉइंट होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे, नेगेटिव। यही नेगेटिव है बेटा, इसी को मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। समझ में आई क्या बात? अब समझ में आई क्या बात? तो नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरह की एनर्जी, मतलब दोनों तरह का साइन ले सकती है। मैं आता हूँ वापस से बेटा आपका, मैं अब बताना शुरू करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। देखो, इसको बताने से पहले मैं ऐसे 1 मिनट आपका और लेना चाहूंगा, मैं 1 मिनट और आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है ना? कंडक्टर के बारे में जब कभी भी हम बात करेंगे, तो यहाँ हम बात करेंगे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स की? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो बहुत बार मन में सवाल आता है, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये समझ में नहीं आता है, ऐसे दिमाग के ऊपर से जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मेरे एग्जाम्पल को अच्छे से समझना और जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। एक कंडक्टर है बेटा, वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 एटम 2 एटम 4 एटम होगा, नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। हर इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। हम लोग उसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी दिए उस मेटल को कि उसमें जो जितने एटम्स थे उनमें से कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन वो अपने वैलेंस शेल से बाहर निकल गए।
लेकिन बेटा अभी वो एटम से बाहर निकले हैं, उस कंडक्टर से बाहर नहीं निकले हैं। आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, आप आपके स्कूल में बेटा क्लासरूम और स्कूल दोनों से बाहर निकलने के लिए आपको 2 बार परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो आप क्लास से बाहर निकल चुके हो, बट आप स्कूल से बाहर नहीं निकले हो। लेकिन क्लास से बाहर अगर हो तो आप रिलेटिवली क्लास में बैठे हुए बच्चों के रेस्पेक्ट में ज्यादा फ्री हो, आप आराम से वहां पे रूम कर सकते हो, आराम से वहां पे घूम सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है बेटा कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे एटम से बाहर निकल चुका है, बट स्टिल वो कहाँ है बेटा, अभी भी उस कंडक्टर के अंदर है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो बेटा आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, बट कभी भी बेटा मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बाउंडेड नहीं है, स्टिल इट इज बाउंडेड, स्टिल इट इज इन इनसाइड द कंडक्टर, बट कंडक्टर के अंदर फ्री करने के लिए, मूव करने के लिए वो फ्री है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। अब मैं ऐसे कंडक्टर को अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूंगा बेटा, है ना, अगर हम ऐसे किसी भी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस इलेक्ट्रॉन को अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना स्टार्ट कर देगा। और पहले तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही वो सबके सब एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे उसके अंदर भी बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सकता है। ठीक है ना। हम लोग उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करना शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग इन्हीं के बारे में यहाँ पे जानते हैं बेटा। तो 1 बाय 1 मैं आपको एक एक करके अब पॉइंट्स बताता जाता हूँ, इनको अब समझने की कोशिश करते चलते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। Inside the conductor, electric field is zero. कंडक्टर के अंदर क्या होता है बेटा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। वैष्णवी, ओके बेटा, जिसका भी देखो, जिस किसी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ना, तो आप एक बार रिफ्रेश करके पक्का देख लिया करो। अगर मान लो ज्यादा लोगों को हो रही है, 3-4 लोगों को हो रही है, तो फिर एक बार मैसेज डाल दो, जिससे मैं फिर अपने साइड से रिफ्रेश करके देख लूँ। ठीक है ना। तो ये अपना बिना बोले हुए कोडवर्ड रहेगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो मैं अभी बता रहा था, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। हमने पहले भी पढ़ा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी हमने स्टडी किया है। थोड़ा संभल के, सॉरी बेटा देयर वाज सम डिस्टरबेंस, है ना। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हम कंडक्टर के अंदर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, जीरो के बराबर होगी। हमने पहले भी पढ़ के देखा है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर है ना, ये मान लो एक मेटालिक कंडक्टर है। हमें पता है कि अगर इसके अंदर हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बेटा, ई इनसाइड यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, हमेशा इट इज इक्वल टू जीरो। अब इसके लॉजिक को समझाता हूँ कि क्यों इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है ना। थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। मान लो बेटा कि मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्जेस ली हैं, ये प्लेट है हमारा, और यहाँ हमने कुछ नेगेटिव चार्जेस लिए हैं। हमें पता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, किस साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इट इज राइट टू लेफ्ट। आई थिंक सब लोग अग्री करते हो मुझसे, यहाँ राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक कंडक्टर को प्लेस कर दे रहा हूँ, ये फील्ड था मेरा, मैंने इसके अंदर एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया, ये मैंने एक कंडक्टर रख दिया। अब जैसे ही आप इसके अंदर कंडक्टर रखोगे, देखो इस बार क्या होगा। अभी भी बेटा ये पॉजिटिव चार्जेस हैं आपकी, ये पॉजिटिव है, ये आपका स्टिल नेगेटिव है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है ना। हाँ बेटा लेफ्ट टू राइट है, राइट वर्ड साइड मैंने बोला बेटा, है ना, बिल्कुल सही आपका आंसर। अब बेटा मान लो इसके अंदर मैंने एक सिंपल सा कंडक्टर प्लेस कर दिया है, देन व्हाट विल हैपन। अब यहाँ होगा क्या बेटा, जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर प्लेस किया, अब होगा क्या यहाँ पे,
इस फील्ड के कारण यहाँ जो फील्ड है ऑटोमेटिकली पहले से जो यहाँ पे फील्ड है बेटा, इस फील्ड के कारण, अच्छा आप राइट, कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने बाई चांस गलती से बोल भी दिया, है ना, कोई बड़ी बात नहीं, आप इसे करेक्ट कर लो अगर मैंने गलत बोला हो तो। ये लेफ्ट टू राइट है बेटा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे अगर ये राइट लेफ्ट टू राइट हमारा फील्ड है बेटा, तो हमेशा हम जानते हैं कि हमारा पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इसके राइट साइड में अपने आप मूव कर जाएगा फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज जो है बेटा वो हमारे लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा। अब देखो तो इस कंडक्टर के अंदर जो फील्ड डेवलप हुआ होगा इस चार्ज के अनबैलेंसिंग के, मतलब चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण, क्या वो हमारा राइट टू लेफ्ट रहा होगा क्या? हाँ या ना? हाँ बेटा, ये इंडक्शन हुआ है। यहाँ पे जो इंडक्शन हुआ, ये जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला, इसके कारण क्या ये राइट टू लेफ्ट रहा होगा? ये दोनों फील्ड जो होती है बेटा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, और इनका जो नेट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो होता है हमारा जो ई इन की वैल्यू होती है, ये हमेशा हमारी 0 के बराबर हो जाती है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर बेटा, एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ई इनसाइड इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये तो रट के भी रखना है, मैंने तो समझा भी दिया, ऐसे आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं बेटा। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को रखे हुए हैं, कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, ये है या ये है, दोनों में से कोई भी है, रैंडम शेप का भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, रैंडम शेप में भी कोई गड़बड़ नहीं है हमारा। तो हमेशा बेटा इसका जो सरफेस होगा, है ना, वी सरफेस is equal to V surface, and V surface is always constant। मतलब हमारे सरफेस की हर पॉइंट का पोटेंशियल जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, और आप इसको आराम से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह सकते हो। ये कैसा सरफेस होगा हमेशा बेटा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। और अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो एक पॉइंट आपके दिमाग में और क्लियर रहनी चाहिए बेटा, कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इसीलिए बेटा कभी भी हमारी फील्ड लाइंस, आपने पढ़ा भी होगा फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में, कि फील्ड लाइंस कभी भी हमारे किसी भी कंडक्टर के अंदर इन नहीं करती, जब कभी भी उसके ऊपर इंसिडेंट भी होती है तो वो हमेशा परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, और परपेंडिकुलरली ही वहां से बाहर भी निकलती है। उसका लॉजिक आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा बेटा। ड्यू टू टेक इशू आई एम लीविंग द क्लास, नो बेटा, ऐसा मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, प्लीज बेटा आप ट्राई करो अभी, है ना, प्लीज। आपका भी विनायक, आपका भी स्टक किया हुआ है बेटा, मैं ऐसा है एक बार रिफ्रेश कर ले रहा हूँ खुद के साइड से, बट प्लीज आप लोग क्लास मत छोड़ो, है ना, एक बार अपने साइड से रिफ्रेश कर ले रहा हूँ। आपको बताया अगर मैं अंदर वाले कोरोना डिस्चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इट इज रेडियली आउट, कि अगर हम किसी हमारा राइट टू लेफ्ट रहा होगा क्या? आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर बेटा, एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर। तो E इनसाइड इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये तो रट के भी रखना है, मैंने तो समझा भी दिया, ऐसे आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं बेटा। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को रखे हुए हैं, कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, ये है या ये है, दोनों में से कोई भी है, रैंडम शेप का भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, रैंडम शेप में भी कोई गड़बड़ नहीं है हमारा। तो हमेशा बेटा इसका जो सरफेस होगा, है ना, वी सरफेस is equal to V surface, and V surface is always constant। मतलब हमारे सरफेस की हर पॉइंट का पोटेंशियल जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, और आप इसको आराम से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह सकते हो। ये कैसा सरफेस होगा हमेशा बेटा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। और अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो एक पॉइंट आपके दिमाग में और क्लियर रहनी चाहिए बेटा, कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इसीलिए बेटा कभी भी हमारी फील्ड लाइंस, आपने पढ़ा भी होगा फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में, कि फील्ड लाइंस कभी भी हमारे किसी भी कंडक्टर के अंदर इन नहीं करती। जब कभी भी उसके ऊपर इंसिडेंट भी होती है तो वो हमेशा परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है और परपेंडिकुलरली ही वहां से बाहर भी निकलती है। उसका लॉजिक आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा बेटा। ड्यू टू टेक इशू आई एम लिविंग द क्लास। नो बेटा, ऐसा मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। प्लीज बेटा आप ट्राई करो अभी, है ना। प्लीज, आपका भी विनायक, आपका भी स्टक किया हुआ है बेटा। मैं ऐसा है एक बार रिफ्रेश कर ले रहा हूँ खुद के साइड से, बट प्लीज आप लोग क्लास मत छोड़ो, है ना। एक बार अपने साइड से रिफ्रेश कर ले रहा हूँ। आपको बताया अगर मैं अंदर वाले सरफेस पे कोई चार्ज प्लेस करता हूँ वो ऑटोमेटिकली बाहर चला आता है, क्योंकि आप देख सकते हो बेटा यहाँ देखो आपको एक प्लस क्यू चार्ज अपीयर होना शुरू हो गया है। ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके छोटे से टफ वाले पार्ट की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है बेटा, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने बोला बेटा अगर अंदर हमारे पास चार्ज क्यू है तो वो इस स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे बेटा, जो हमारे पास स्फीयर है उस स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस कर देगा। और अगर बेटा हम स्फीयर को देखें तो ये जो स्फीयर हमने लिया है, मैं एक मिनट बेटा, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी कुछ लिखना में, अंदर वाले सर्किल को इनर साइड पे प्लस क्यू होगा ना। एक मिनट बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा कभी भी एक बात याद रखना, बाहर के चार्ज के कारण अंदर इंडक्शन कि जितना ज्यादा कर्वे ई सरफेस इज ऑलवेज इक्वल स्फेरिकल कंडक्टर था। आप जानते हो इसके सरफेस पे बेटा मैंने टोटल परपेंडिकुलर ही इन होंगी और परपेंडिकुलर ही आउट भी होंगी। मैं आपका क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया बेटा, रहेगा। और ऐसे सरफेस को यहाँ पे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, है ना। मीन्स अगर आप एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को लेकर जाओगे बेटा, आप अगर, हाँ बेटा मैं वही रिपीट ही कर रहा हूँ, अगर आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे अगर चार्ज को लेकर जाओगे तो आपको यहाँ पे वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। इसका सरफेस विच हैव ऑल द पॉइंट्स, ओके। देन बेटा अगर हम लोग यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे थे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी जुड़ी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होता है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखें बेटा, है ना, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखें, मैं आपका क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया बेटा। अंशिका प्लीज एक बार दोबारा से क्वेश्चन को लिख देना तो मैं बता पाऊंगा। अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ऐसे सरफेस पे बेटा, ऐसे सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए अगर बेटा हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी ड्रॉ करने की जरूरत पड़ जाए तो जितनी भी फील्ड लाइंस यहाँ पे आएंगी बेटा ये हमेशा परपेंडिकुलरली ही इंसिडेंट करेंगी और परपेंडिकुलरली ही बाहर निकलेंगी। ये बात हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी वो एक तो पहले कभी भी अंदर इंटर नहीं करेंगी, और दूसरी बात यह है बेटा कि अगर कभी भी इसके ऊपर इंसिडेंट भी होंगी या यहाँ से बाहर भी निकलेंगी तो हमेशा परपेंडिकुलर ही इन होंगी और परपेंडिकुलर ही आउट भी होंगी। गेट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, दिस वाज क्वेश्चन बट हाँ बेटा ये इंडक्शन के कारण होता है ना, ये इंडक्शन के कारण होता है। इसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग चला गया, आपका मूवमेंट उसमें अलग अलग हो गई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या ये जो सेकंड पॉइंट मैंने बोला बेटा ये पॉइंट सभी को क्लियर है? एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस सभी को क्लियर है? नाउ यहाँ से आगे आते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा बेटा, हमारा जब कभी भी हम लोग कोई भी कंडक्टर ले रहे हैं बेटा तो उस कंडक्टर के कारण जो भी फील्ड होगा वहां आसपास में, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो मैं आपको निकाल कर दिखा भी देता हूँ।
मान लो कि मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर था, आप जानते हो इसके सरफेस पे बेटा मैंने टोटल चार्ज मान लो क्यू दे रखा है, इसके सरफेस पे अगर मैं ई सरफेस निकालना चाहूं, अब बताओ बेटा फॉर्मूला क्या लिखोगे? इट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आई थिंक सब लोग अग्री करते होंगे। बेटा थोड़ा प्लीज अब ये देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, है ना। मैं एक बार पूरा जब रिपीट करूंगा ना तो उसे एक बार फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो ई सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मैं बेटा यहाँ पे के की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दूं, क्यू की वैल्यू को सिग्मा इंटू 4 पाई r² लिख दूं, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, और अगर मैं बेटा आर स्क्वायर से इसे डिवाइड करूं तो 4 पाई r² को कैंसिल आउट कर देगा बेटा, और हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हमारे पास एक और फॉर्मूला है बेटा कि अगर मुझे कभी भी ई सरफेस की जरूरत पड़े तो ई सरफेस की वैल्यू को हम यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और अगर अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये हमेशा आर कैप के अलोंग होगा, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज बेटा इट इज ऑलवेज माइनस ऑफ आर कैप। मतलब यहाँ पे बेटा ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा, और यहाँ पे बेटा हमेशा अवे होगा। आई थिंक दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर बेटा। E surface is always equal to sigma by epsilon naught, and if you want to take its direction, for positive charge it is radially outward and for negative charge it is radially inward, ठीक है ना। नाउ यहाँ से मैं आपको फोर्थ पॉइंट पे, हाँ बेटा देखो थर्ड पॉइंट मैंने ये बोला कि सरफेस पे जो भी आपका यहाँ पे फील्ड निकल कर आएगा, फील्ड की वैल्यू हमेशा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। बस यही पॉइंट मैंने बोला है बेटा। इसको मैंने निकाल कर दिखाया कि लेट अस अज्यूम कि ये जो सरफेस है बेटा ये स्फेरिकल नेचर का है, और अगर स्फेरिकल है तो उससे मैंने फॉर्मूला निकाल कर दिखा दिया कि ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। ओके, मैं यहाँ से आगे लेकर चल रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट बेटा, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी is always inversely proportional to radius of the curvature, है ना। हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा बेटा वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मीनिंग सिंपल सा है बेटा कि जितना ज्यादा कर्वेचर रहेगा आपका, चार्ज को स्फेरिकल अज्यूम, मैंने अज्यूम नहीं किया, एक एग्जांपल लेके दिखा दिया बेटा। देखो हर जगह से प्रूफ करना ये पॉसिबल नहीं होता, प्रूफ करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस आप हमेशा लेते हो, ये आपको ध्यान में होगा, आप शुरू से ऐसा करते आए हो कि जब किसी चीज को प्रूफ करना है तो कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही करते हैं, है ना, और फिर उसको जनरलाइज करते हैं। तो ये मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको, अदरवाइज इट इज अ जनरल कंडीशन, ठीक है। तो मैं अब आपको बता रहा था कि सिग्मा जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये हमेशा बेटा हमारा जो भी सरफेस होगा उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर मेरे पास मान लो इस तरह का एक कंडक्टर है, मान लो इस तरह का एक कंडक्टर है मेरे पास, तो अगर मैं यहाँ के चार्ज को देखूं बेटा और यहाँ पे चार्ज को देखूं, दोनों जगह आप चार्जेस को इक्वल ही रखोगे, बट अगर मैं बेटा रेडियस की बात करूं, यहाँ रेडियस R2 है और यहाँ का रेडियस हमारे पास मान लो बेटा R1 के इक्वल दे रखा है, तो हम देखकर बता सकते हैं, यहाँ पे हम देखकर बता सकते हैं कि हमारा R2 जो है बेटा वो R1 से बड़ा है। इसका मतलब अपने आप हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिग्मा 1 जो होगा बेटा हमारा ये सिग्मा 2 से बड़ा रहेगा, है ना। इससे भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इस इफेक्ट को बोलते हैं बेटा, अभी बहुत इफेक्ट चला हुआ है, इसी के बारे में लोग बात कर रहे हैं आजकल। इट इज कॉल्ड कोरोना इफेक्ट, है ना, कोरोना डिस्चार्ज, इसका नाम जो है बेटा कोरोना डिस्चार्ज। अब ये होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये है क्या कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। तो अगर हमारे पास मान लो बेटा कि इस तरह की कोई बॉडी मुझे दी हुई है और वहां पे बिल्कुल शार्प एजेस हमारे फॉर्म हो रहे हैं,
व्हाट इज द रिटर्न आफ्टर डेंसिटी इन हेडिंग? ओके, आफ्टर डेंसिटी लिखा हुआ है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी साइन बेटा, 1/r, दैट इज 1/रेडियस। ओके बेटा, हाँ तो मैं यहाँ वापस आ रहा हूँ बेटा। मैंने बोला कि मान लो मेरे पास बिल्कुल शार्प एजेस हैं, जैसे मान लो कि मेरा ये पेन ही है, इस पेन का जो है ना बेटा, इस पेन का अगर मैं टिप को देखूं तो पेन का टिप बिल्कुल शार्प है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे ऑल ऑफ द सडन हमारे पास चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है इस जगह पे, तो होगा क्या बेटा, चार्ज ऑटोमेटिकली यहाँ से स्प्रिंकल करना स्टार्ट कर देगा। और अगर चार्ज स्प्रिंकल कर रहा है, ऐसे स्प्रिंकलिंग ऑफ द चार्ज को हम लोग कोरोना इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर बेटा, है ना। तो कोरोना इफेक्ट, कोरोना डिस्चार्ज, जिसके नाम से आप इसे जानते हो, जिसे हम लोग इसी सिग्मा इज इक्वल टू इनवर्सली, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा, हाउ स्प्रिंकलिंग। आप खुद सोच के देखो बेटा, एक मान लो कि इतनी लंबी एक रॉड है और 10 लोग इसमें से लटके हुए हो, किसी का हाथ भी कभी भी स्लिप कर सकता है ना, तो जिसका हाथ स्लिप करेगा वो स्प्रिंकल कर जाएगा ना जमीन पे, करेगा या नहीं करेगा, है ना, वो स्प्रिंकल कर जाएगा। तो इसी चीज को बेटा हम लोग यहाँ पे स्प्रिंकलिंग ऑफ द चार्ज कहते हैं, कि बहुत ज्यादा चार्ज है तो ऐसा लगेगा कि चार्ज का झरना बन गया है और वहां से बहुत सारे चार्ज नीचे स्प्रिंकल हो गए। डन, ओके बेटा, अब तो देख लिया होगा ना सबने, आगे बढ़ता हूं मैं फिर। ठीक है बेटा, नहीं आया सर, कैन यू एक्सप्लेन दिस कोरोना। मैंने बस बोला बेटा कि अगर किसी भी पॉइंट पे चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो गई है चार्ज की, तो चार्ज ऑटोमेटिकली वहां से बाहर की ओर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम स्प्रिंकलिंग ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। और इस इफेक्ट को हम लोग बेटा, इस इफेक्ट को हम लोग कोरोना डिस्चार्ज या कोरोना इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नो बेटा, आई एम राइटिंग नथिंग, मैं अब लिखना शुरू कर रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट आ रहे हैं, इसके बाद हम लोग फिफ्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ओके। तो हम यहां से बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान से देखते हैं बेटा, मान लो कि हमारे पास एक रैंडम शेप की ये बॉडी है, इसके अंदर भी बेटा ये एक हमने क्या किया है, कैविटी बना दिया है। ये हमारे पास एक रैंडम शेप की बॉडी थी बेटा, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैविटी बना दी है। इनसाइड में ये हमारे पास क्या है बेटा, कैविटी है। अब यहाँ पे हमसे कुछ इंफॉर्मेशंस के बारे में पूछा गया है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। नो बेटा, इट इज नॉट हॉलो, आप कह सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि स्फेरिक कोई एक बॉडी है बेटा, अंदर में खाली है, बाकी ये पूरा का पूरा फील्ड है बेटा। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे इन्हीं प्रॉपर्टीज को बताना है कि अंदर सिग्मा कितना होगा, अंदर मेरी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, अंदर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, और उससे बेटा हम लोग इस शील्डिंग को किस तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। रैंडम रिंग नहीं है बेटा, रैंडम 3D बॉडी है ये, है ना। मान लो कि एक नॉर्मल सा, मैं मान लेता हूँ नारियल है ना, नारियल आप समझ लो बेटा, नारियल पानी पीते हो ना, तो एक नारियल है आपका, ठीक है ना, नारियल है, अंदर में क्या है बेटा, अंदर का पानी पी चुके हो, वो खाली है बिल्कुल अंदर से। डन, एग्जाम्पल क्लियर है ये। चलो फिर तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे बेटा, अंदर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है हमारे पास, तो चार्ज डेंसिटी 0 है। हम जानते हैं बेटा इनसाइड में हमेशा V कांस्टेंट होता है, मतलब पोटेंशियल हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा। मैं अगर यहाँ पे E की बात करूं तो E इनसाइड हमेशा हमारा 0 होता है बेटा, है ना। अब आगे की बात करते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ पे इसके सरफेस की बात करूँ, सरफेस से पहले यहाँ आते हैं बेटा, अगर मैं इसके जस्ट इनसाइड वाले सरफेस की बात करूँ, तो इनसाइड वाले सरफेस पे भी हमारी E की वैल्यू क्या होनी है, इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि E इनसाइड 0 है, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। और V हमारे पास बेटा फिर से V0 ही है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे ही हम सरफेस पे आएंगे बेटा, अब सरफेस पे हमारा E जो है ये 0 नहीं है। हम लोग अगर सरफेस की बात करें बेटा,
तो यहाँ सिग्मा भी जो है वो भी हमारा या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है या लेस देन 0 हो सकता है। जैसे मान लो बेटा कि अगर यहाँ पे फील्ड लाइंस हमारी इन कर रही होती है, इस तरह से फील्ड लाइंस आ रही होती, तो मैं बोलता है यहाँ पे ये हमारे नेगेटिव साइड है, नेगेटिव चार्जेस है इस साइड में। ऑटोमेटिकली बेटा इस साइड में क्या हो जाता है, फिर हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। आई थिंक आई मेक द पॉइंट क्लियर बेटा। यहाँ पे ई नॉट इक्वल टू 0 है, सिग्मा ग्रेटर देन 0 है बेटा, और सिग्मा लेस देन 0 है। लेकिन जब मैं सिग्मा को लेस देन 0 बोल रहा हूँ उस समय एक बात का ध्यान रखते हुए बोल रहा हूँ कि लाइंस जो है बेटा वो बाहर से यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बाहर की ओर निकल रही है। अगर ये लाइंस ऐसी दिखाई हुई होंगी तभी मैं ऐसा बोलूंगा। मुझे ऑलरेडी गिवन है बेटा, मुझे ऑलरेडी गिवन है लाइंस किसी जगह पर आकर मिल रही हैं, इसका मीनिंग सिंपल सा होगा बेटा कि वहां पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा तभी आकर लाइंस वहां पे मिल रही होंगी, और लाइंस जहां से निकल रही हैं वहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे पास बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वहीं से वो रेडियली आउटवर्ड बाहर जाएंगे। सर इसकी डेफिनेशन लिखवा दीजिए प्लीज। किसकी डेफिनेशन बेटा? मैं तो अभी शील्डिंग लिखना शुरू किया हूँ, अभी शील्डिंग तो बताया भी नहीं मैंने तो अभी जस्ट इसका अरेंजमेंट बताया है। अब शील्डिंग का मीनिंग क्या होता है ये मैं बताता हूँ, ठीक है ना। शील्डिंग का मीनिंग है कि मैं उस जोन में जाकर बैठ जाऊं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल शील्डेड रहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। अब अगर मैं बेटा इस बॉडी के अंदर, इस कैविटी के अंदर बैठा होता और इसके सरफेस को आराम से टच करता, तो सरफेस पे किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, नहीं है। अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसका मतलब मुझे किसी तरह का कोई भी शॉक नहीं लगेगा, मैं इलेक्ट्रोकुलेटेड नहीं होऊंगा, है ना। इसी को बोलते हैं बेटा शील्डिंग। और अगर इसको बहुत ही सिंपल भाषा में आप बोलो बेटा, तो हमें पता है कि इस कैविटी के अंदर किसी तरह की कोई भी फील्ड लाइन कभी भी एंटर नहीं करेगी, और अगर फील्ड लाइन इसके अंदर इंटर नहीं करेगी, इसका मतलब है बेटा कि अंदर जो भी पर्सन है, जो भी आदमी है, वो बिल्कुल उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सेव रहेगा, उसको किसी तरह का कोई भी शॉक नहीं लगेगा। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। इट इज कॉल्ड शील्डिंग। तो शील्डिंग बहुत ही सिंपल सा टर्म है बेटा, है ना। मैंने ये फील्ड लाइंस दिखाई है बेटा। अगर आप इसी को राइट से लेफ्ट की ओर दिखाते ना, तो इस साइड में नेगेटिव चार्ज दिखाता और दूसरे साइड में पॉजिटिव दिखाता। तो नेगेटिव पॉजिटिव ये मेरे तरफ से डिसाइडेड था, प्री डिसाइडेड था, इसलिए मैंने लिख दिया है। अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है क्या? हाँ बेटा, बहुत बार जैसे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए जो सेफ जोन जो बनाया जाता है, वहां पे वो जो जोन है बेटा वो मैग्नेटिक शील्डिंग भी किया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी शील्डेड है वो, क्योंकि उनपे किसी तरह का कोई भी अटैक उनके सेफ हाउस में ना हो पाए, ठीक है। चलो फिर तो हम इससे अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब मैं यहाँ से आपको एक एक करके अब कंडक्टर से ही जुड़े हुए और भी कुछ बातें बता रहा हूँ, बट इन सब जगह पे मैं आपको चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये सिखा रहा हूँ, चार्ज एक जगह पे इंड्यूस कैसे होता है ये सिखा रहा हूँ। तो आई एम नॉट गिविंग एनी हेडिंग बेटा, नाउ आई एम टेकिंग वन बाय वन फ्यू पॉइंट्स जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। तो ध्यान देते चलेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ से एक एक करके पॉइंट्स लेता जा रहा हूँ बेटा। माई फर्स्ट पॉइंट इज, मेरा फर्स्ट पॉइंट है बेटा इंडक्शन ऑफ चार्ज से जुड़ा हुआ। ओके, माई फर्स्ट पॉइंट इज, दिखा रहा हूं मैं बेटा। मान लो कि ये सरफेस मुझे गिवन है ना, एक सरफेस मुझे दिया हुआ है, मुझे बोला गया बेटा कि मैं इसके कॉन्सेंट्रिक एक और स्फीयर यहाँ पे बना दे रहा हूं। If on the inside sphere beta I am giving a charge of plus q, तो मुझसे पूछा गया है find induced charge on the outer sphere। आउटर स्फीयर पे बेटा हमारा इंड्यूस्ड चार्ज कैसे निकालेंगे हमें ये बताना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, हमें पता है कि अगर एकदम सबने सही आंसर दिया है बेटा, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है तो अपने आप क्या होगा बेटा, इसके इनसाइड में माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। और ये तो बिल्कुल आइसोलेटेड था, इसके ऊपर नेट चार्ज 0 था,
तो इसके बाहर वाले सरफेस पे बेटा प्लस क्यू चार्ज चला जाएगा। और फिजिक्स की भाषा में अगर बोला जाए बेटा तो हम कहते भी हैं कि अगर हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, हम अंदर के स्फीयर पे किसी तरह का कोई चार्ज डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बेटा बाहर वाले स्फीयर की आउटर लेयर पे चला आता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा जो मैंने आपको बताया? अगर मैं अंदर वाले सरफेस पे कोई चार्ज प्लेस करता हूँ वो ऑटोमेटिकली बाहर चला आता है, क्योंकि आप देख सकते हो बेटा यहाँ देखो आपको एक प्लस क्यू चार्ज अपीयर होना शुरू हो गया है। ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके छोटे से टफ वाले पार्ट की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है बेटा, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने बोला बेटा अगर अंदर हमारे पास चार्ज क्यू है तो वो इस स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे बेटा, जो हमारे पास स्फीयर है उस स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस कर देगा। और अगर बेटा हम स्फीयर को देखें तो ये जो स्फीयर हमने लिया है, मैं एक मिनट बेटा मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी कुछ लिखना मैं, अंदर वाले सर्किल को इनर साइड पे प्लस क्यू होगा ना, एक मिनट बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा कभी भी एक बात याद रखना, बाहर के चार्ज के कारण अंदर इंडक्शन नहीं होगा जब तक कि हम किसी तरह का कोई एक्सटर्नल वहां पे फील्ड और अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, इट इज द फर्स्ट पॉइंट बेटा, बाहर के किसी चार्ज के कारण अंदर किसी तरह का इंडक्शन नहीं होगा जब तक हम उसके अंदर कोई एक्सटर्नल और भी फील्ड हम अप्लाई नहीं कर रहे। हमेशा जब कभी भी इंडक्शन हमें देखने को मिलेगा स्फीयर के केस में, अंदर वाले चार्ज के कारण मुझे वो हमेशा बाहर के सरफेसेस पे दिखाई देगा। क्या ये दोनों पॉइंट मेरे क्लियर है आपको? इज दिस टू पॉइंट्स आर क्लियर? दैट्स वाई बेटा यहाँ जब मैंने अंदर चार्ज प्लस क्यू रखा है तो बाहर वाले पे माइनस क्यू आया है उसके इनर सरफेस पे, और उसके आउटर सरफेस पे बेटा ऑटोमेटिकली आपका प्लस क्यू चार्ज आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब मैं वापस आ रहा हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं बेटा। हमारे पास एक स्फीयर है और यही मैंने सॉरी मैं थोड़ा सा टूल्स इसके यूज करने में दिक्कत हो जाती है मुझे, मैं ऐसा बेटा बिना टूल्स के ही बनाता हूँ। ठीक है ना, कोई बात नहीं। हमारे पास बेटा मान लो कि एक स्फीयर है ना, और इसके बाहर एक और स्फीयर हमने ले लिया है। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू जो अंदर है वो सरफेस पे है। हाँ बेटा, कंडक्टर के केस में जब कभी भी चार्ज आपका होगा वो हमेशा सरफेस पे ही होगा, इनसाइड में कोई चार्ज नहीं रहेगा। आगे आते हैं बेटा, मैंने क्या किया इस बार, अंदर वाले सरफेस को बेटा यहाँ पे अर्थ कर दिया। क्या कर दिया बेटा? अर्थ कर दिया। अर्थिंग का मीनिंग होता है हमेशा बेटा, अर्थ करने का मीनिंग है कि हमारे पोटेंशियल की वैल्यू इस जगह पे जीरो हो जा रही है। ठीक है ना, और मैंने बाहर वाले सरफेस पे चार्ज क्यू दे दिया। मुझसे पूछा गया है फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द इनर स्फीयर। ओके, अंदर वाले के रेडियस को मैं बेटा यहाँ पे R1 मान लेता हूँ, चलो A मान लेते हैं, और बाहर वाले के रेडियस को हम लोग यहाँ पे B मान लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन बेटा। ओके, तो आप में से अभी किसी ने आंसर दिया जीरो क्या बेटा? बट आंसर इज नॉट जीरो, है ना। तो मैं आप सिखाता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप चैटिंग रोक दो, मैं आपको समझाता हूँ, समझते हैं इसको। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इसको, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ना, एकदम आराम से देखते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि हम यहाँ पे कभी भी चार्ज के बारे में डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, है ना। हम कभी भी चार्ज के बारे में डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं देंगे जब एक्सटर्नल कुछ फील्ड ऐसा कुछ अप्लाई किया हुआ। जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ बेटा कि ये हमारा अर्थिंग किया हुआ है। अर्थिंग किया हुआ है मतलब अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल क्या होना है? जीरो होना है। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा तो मैं पहला कंक्लूजन यहाँ से निकालूंगा, मैं बोलूंगा V इनसाइड सॉरी V इनर इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब जैसे ही मैंने V इनर को जीरो किया, अब मेरा काम यहाँ से शुरू हो गया। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे Q चार्ज था, तो लेट अस अज्यूम कि हियर Q डैश इज इंड्यूस्ड। ये हमारा इंड्यूस्ड चार्ज है, हमने ये अज्यूम किया है बेटा। कुछ भी आप ले सकते थे, आप स्मॉल q भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं।
अब हम लोग इसके इनर सरफेस पे हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल लिखते हैं। तो वी इनर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाते हैं? वी इनर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई बी प्लस के क्यू डैश डिवाइडेड बाई ए एंड देयर सम इज इक्वल टू 0। इफ दिस के को इस के से कैंसिल आउट कर दें बेटा, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा दिस क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई बी। Everyone, is it okay? Everyone, is it okay? डन है ये बेटा। तो मैंने क्या किया, अंदर वाले स्फीयर पे एक चार्ज क्यू डैश इंड्यूस करा लिया हमने। उसके बाद इनर सरफेस पे बेटा नेट पोटेंशियल की वैल्यू लिखी, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। वो जैसे ही 0 हुआ, क्यू डैश की एक वैल्यू आ गई, दैट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ए डिवाइडेड बाई बी। दिस विल बी द आंसर। आगे बढ़ता हूं यहां से, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। दो मेरे पास स्फीयर्स हैं बेटा एंड बोथ आर आइसोलेटेड, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। अभी दोनों का इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर नहीं है। जस्ट दिखा देता हूं बेटा, ये क्वेश्चन लिख देता हूं, बाकी बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसका रेडियस मुझे बेटा यहाँ पे R1 दे रखा है। दूसरा बेटा यहाँ पे मेरे पास Q2 चार्ज है, इसका रेडियस मुझे R2 दे रखा है। मुझे बोला गया बेटा कि जब मैं इन दोनों को अटैच कर दूंगा, तो अटैच करने के बाद इनका जो चार्ज होगा, न्यू चार्ज जो होगा, वो कितना आएगा। तो फाइंड Q1 डैश एंड Q2 डैश इन दिस केस, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। ओके, तो ट्राई करो आप। और एक मिनट बेटा, सर वी कैन से दैट इफ वी प्रोवाइड मोर एक्सटर्नल एनर्जी सो दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन, कह सकते हो बेटा, कह सकते हो, है ना। कुछ होंगे लेकिन सारे नहीं होंगे। ये आप सेमीकंडक्टर में भी पढ़ोगे, वहां टेम्परेचर बढ़ा के बेटा आप इंसुलेटर को कंडक्टर बनाने की कोशिश करोगे, जिसको आप सेमीकंडक्टर बोलोगे। कुछ को पिछला बोर्ड देखना था बेटा, वो मैं दिखा देता हूँ। बेटा जिसने भी आंसर दिया था वो आंसर थोड़ा गड़बड़ है बेटा। आपके पास दो स्फीयर्स हैं, पहले स्फीयर का रेडियस R1 है, दूसरे का R2 है। पहले को आपने Q1 चार्ज दिया है, दूसरे को Q2 दिया है। आपने दोनों को बेटा कनेक्ट कर दिया है कंडक्टिंग वायर से। आपको बताना है कि जो नया चार्ज दोनों के ऊपर हो गया होगा वो कितना होगा बेटा। एग्जैक्टली बेटा, तो मैं अब जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने चाह रहा था वो मैं आपको समझाता हूँ। आपने बिल्कुल सही बोला है ऐश्वर्या, योर अप्रोच इज एब्सोल्युटली राइट बेटा, है ना। तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे बेटा। अब देखो मैं पहले समझाता हूँ, प्यार से समझते हैं, आराम से। इसको क्वेश्चन तो मोह माया है, ये तो हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन का क्या है वो तो कर लेंगे। देखो ध्यान से मेरे एग्जाम्पल को समझना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हाफ हाफ क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं बोलता हूँ हो सकता है हाफ हाफ हो जाए डिस्ट्रीब्यूट, नो मतलब उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? मान लो मेरे पास दो आइडेंटिकल वाटर टैंक्स हैं, एक वाटर टैंक बेटा पूरा भरा हुआ है, दूसरा खाली है। हमने क्या किया, दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग पाइप लगा दिया बेटा। उसको जैसे ही मैंने ओपन किया, क्या होगा, एक टैंक से पानी निकल के दूसरे में चला जाएगा, दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं सर दोनों में आधा आधा हो जाएगा, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बट देखो मैंने पहला कंडीशन लिया था कि दोनों टैंक्स कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल। बिकॉज बेटा दोनों टैंक में वाटर का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। ये कभी कोई नहीं बोलता बेटा कि जब तक दोनों में वाटर सेम हो जाए। अगर मैं दूसरे टैंक का विड्थ बढ़ा दूं, हाइट कम कर दूं, तो बेटा उस केस में सेकेंड वाले टैंक में बेटा ज्यादा पानी चला जाएगा, फर्स्ट वाले टैंक में पानी कम रह जाएगा, क्योंकि ज्यादा विड्थ होने के कारण सेम लेवल पे ही वो दूसरा वाला टैंक ज्यादा वाटर ऑक्यूपाई कर पाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? ऑलवेज मतलब हमेशा ध्यान ये रखना है कि क्वांटिटी जो है वो बाद में आती है, पहले लेवल आता है ना। हम लेवल की बात करते हैं, एंड इन द केस ऑफ चार्ज इस लेवल को हम लोग पोटेंशियल से जज करते हैं।
वहां पे एक तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी से जज कर रहे थे, यहाँ बेटा हम लोग इस चीज को पोटेंशियल से जज करते हैं। आई थिंक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो गया ये। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। आप में से एक बच्ची ने बहुत ही सही आंसर दिया था बेटा, वही अप्रोच होगा हमारा जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी अप्रोच को यहाँ पे लगाते हैं बेटा। अप्रोच बहुत सिंपल है। मैं मान लेता हूं, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि पहले पे चार्ज Q1 डैश है और दूसरे पे चार्ज Q2 डैश है, तो नेट चार्ज तो चेंज होने वाला नहीं है ना बेटा। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये तो हमेशा बेटा हमारा Q1 प्लस Q2 के बराबर ही होगा। ये तो मेरा फर्स्ट कंडीशन है और ये फिक्स्ड है बेटा, थर्ड बार ट्रू रहेगा। हाँ बेटा, आप सही अप्रोच कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे ही आंसर निकलेगा। नाउ द सेकेंड स्टेप इज, मैं लिखूंगा इस बार k Q1 डैश डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू k Q2 डैश डिवाइडेड बाई R2। k से k को हटा दिया बेटा मैंने, यहां से मैं लिख सकता हूं Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया बेटा। अब दोनों साइड देखो, ऐसे तो अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। मैं जो ऑपरेशन यूज कर रहा हूं वहां पे मैं दोनों साइड 1 को ऐड करके इसको सॉल्व करना मतलब इजी समझता हूं। चार्ज इज कंजर्व्ड बेटा, चार्ज कंजर्वेशन कह सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, मैं दोनों साइड 1 अगर ऐड कर दूं बेटा तो मेरा बन जाएगा ये Q1 डैश प्लस Q2 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2। और यहां से अगर मैं Q2 डैश को निकालना चाहूं तो क्या लिख दूं मैं बेटा, दिस Q2 डैश इज नथिंग बट R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई, मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना चाहता हूं, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाइड बाई Q1 प्लस Q2। आई थिंक एवरीवन इज दिस पॉइंट्स आर क्लियर। मैंने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया बेटा, और 1 को ऐड करने के बाद इनको रीअरेंज किया है। रीअरेंज करते ही हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अब जैसे आपने बेटा Q2 का आंसर निकाला, अगर आप चाहते तो Q1 का भी निकाल लेते। जैसे मैंने लिखा अभी Q2 इज इक्वल टू Q2 डैश इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और साथ में मैंने लिख दिया एक तरह से Q टोटल। Q1 प्लस Q2 क्या था बेटा, Q टोटल ही था ना। मैं अगर चाहता तो Q1 को भी निकाल के लिख सकता था, Q1 डैश इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई Q टोटल, हमारे पास आंसर आ जाता है। हाँ बेटा, मैं प्रीवियस पेज भी दिखा देता हूं। क्या बोल रहे हो बेटा, मुझे फिर से बोलो। सर बट द क्वेश्चन वाज Q1 प्लस Q2, कांट वी फाइंड डायरेक्टली। नो बेटा, Q1 प्लस Q2 नहीं बोला था बेटा मैंने, Q1 एंड Q2 बोला है, ये दिस इज एंड। तो आपको Q1 डैश भी निकालना था और Q2 डैश भी निकालना था। अब देखो बेटा, आप यहाँ देख सकते हो कि Q2 जो है वो R2 पे डिपेंड किया है, Q1 जो है वो किस पे डिपेंड किया है बेटा, R1 पे डिपेंड किया है, ठीक है ना। तो अगर कोई रेशियो पूछता है तो रेशियो इज बेसिकली R1 बाई R2। Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाई R2। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा बेटा, ऐसा ही एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया था। हमसे पूछा गया था बेटा यहाँ पे सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 निकालने को। क्या बोला गया था बेटा, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 निकालने को। तो सिग्मा 1 बेसिकली क्या होता है बेटा, सिग्मा 1 होता है हमारा, मतलब इसके ऊपर डैश लगा दो दोनों जगह, ये होता है Q1 डैश डिवाइडेड बाई R स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल, मतलब R1 स्क्वायर पे। ऐसे ही बेटा Q2 डैश डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर पे ये प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी को सॉल्व करते हैं बेटा, वी विल गेट R2 डिवाइडेड बाई R1
एज आर आंसर। तो सिग्मा सिग्मा 1 डैश बाई सिग्मा 2 डैश अगर मुझसे पूछा जाता है, जैसे चार्ज मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर के, अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो चार्ज डेंसिटी हमारे आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आप नीट का अगर क्वेश्चन सर्च करोगे तो आपको मिलेगा बेटा, एक क्वेश्चन नीट में डायरेक्टली इसी के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, R2 स्क्वायर मैंने लिखा है बेटा, ये बेसिकली R2 स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी है। आप चाहो तो दोनों जगह पे अगर कोई कंफ्यूज हो रहे हो तो 4 पाई मल्टीप्लाई कर दो, अब तो दिक्कत नहीं होनी है ना। ओके बेटा, 4 पाई दोनों जगह से मैंने हटा दिया था, मैंने सोचा आप बड़े हो समझ लोगे, कोई बात नहीं है, क्लियर हो गया होगा आप तो। ठीक है, चले आगे। ओके बेटा, तो हम लोग अब यहाँ से कुछ मैंने स्लाइड्स बना रखी हैं एक दो, उनको देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी से देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ही है एक्चुअली ये, तो इन क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग देखते हुए चले चलते हैं बेटा। थोड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं बेटा, कुछ लॉजिकली सॉल्व होने वाले हैं, तो आराम से पढ़ते हैं इन क्वेश्चंस को और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बोला गया है कि एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, is held at distance r from the center of uncharged spherical conductor of radius a which is smaller than r। मान लो बेटा इस तरह का मेरे पास एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, ठीक है, मैं स्फीयर से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ कहीं पे बेटा एक प्लस क्यू चार्ज जो है ये प्लेस कर दे रहा हूं। इसके इसका जो रेडियस है बेटा, इट्स रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर। मुझसे बोला गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू। ये जो कंडक्टर है बेटा, इस कंडक्टर का मुझे पोटेंशियल निकालना है इन प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज क्यू। रेडियस ए है क्या दिया हुआ? ओके सॉरी बेटा, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, मैं उसे करेक्ट कर देता हूँ। एक मिनट बेटा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। Okay, this one is A and this distance is basically equal to capital R. Okay, तो देखो बेटा मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ और इससे क्या क्या कंक्लूजन्स निकालता हूँ, इन सब के बारे में सुनना, आराम से प्यार से सुनते हैं बेटा। देखो आंसर्स तो ले आएंगे, मैंने बोला ना आंसर तो मुंह और माया है ना, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं फंसना है, पहले पहले समझने पे ध्यान देना है। क्लास सीखने के लिए, तो सीखने पे कंसंट्रेट करते हैं। सीखने का पॉइंट यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है बेटा, कि अगर हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख रहे हैं तो इस प्लस क्यू चार्ज के रखने से इस सरफेस के ऊपर बेटा यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा। और उसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि इस कंडक्टर के अंदर में इस जगह पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट शुड बी इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वहां पे 0 होना चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ पे मुझसे क्यू इंड्यूस पूछ लिया जाता तो वो भी मैं बता सकता था। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड कर देता, इसका सेकंड क्वेश्चन भी निकालो, फाइंड क्यू इंड्यूस्ड, तो मैं उसे भी सॉल्व कर सकता था। मैं क्या बोलता, मैं बोलता कि E एट द सेंटर इज इक्वल टू 0। और ऐसा पॉसिबल कब होगा बेटा कि E सेंटर पे 0 है? जब हम लोग यहाँ बोलेंगे कि हमारा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू डैश या क्यू इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये हमारा 0 हो जाएगा। और ये 0 होने का मतलब है कि क्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज क्यू इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर बेटा, क्या ये पॉइंट क्लियर है ना? बट यहाँ पे बेटा इस चीज की नीड है नहीं, यहाँ पे इस चीज की नीड नहीं है। क्यों नहीं नीड है मैं ये समझाता हूँ आपको, है ना। मैं थोड़ा सा बेटा इसको हटा रहा हूँ अभी, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया है, इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी यहाँ से ओमिट कर रहा हूँ बेटा। कुछ लॉजिक है जिसके कारण ओमिट कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुन लेते हैं। अगर क्यू इंड्यूस पूछा जाता तो ये अप्रोच होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैंने आपको बताया सेंटर पे नेट फील्ड की वैल्यू 0 होनी चाहिए, नेट फील्ड को 0 करते काम हो जाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है बेटा
ये जो कंडक्टर मुझे दिया हुआ है ये तो आइसोलेटेड है ना, और अगर ये आइसोलेटेड है तो इसको मैं अपने आप चार्ज कहाँ से दूंगा? कोई मेरे पास तो ऑप्शन है ही नहीं इसको चार्ज देने का। तो अगर हम इसको खुद से चार्ज देना शुरू कर दिए तब तो कोई बहुत बड़ा गलती हो जाएगी, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो इस ब्लंडर को देखो हम अब कैसे अवॉइड करते हैं। मुझे फील्ड ही लाना है ना, मैं इसके कारण फील्ड को अगर इस डायरेक्शन में मान रहा हूँ, है ना, तो अगर मेरे पास जो अंदर में मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, उसके कारण जो फील्ड होगा बेटा, क्या उसे मुझे इस डायरेक्शन में मानना पड़ेगा? ये मेरा मान लेते हैं बेटा E प्लस क्यू है, तो ये क्या होगा बेटा? E इंड्यूस्ड होगा। क्या ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप में से ये बताओ मुझे। दोनों को कैंसिल करना होगा एक दूसरे को, तभी वहां पे नेट फील्ड जीरो होगी। और इस डायरेक्शन में इंड्यूस करने के लिए फील्ड एक ऑप्शन और भी तो है हमारे पास। हम चार्ज को अगर इस तरह से इंड्यूस कर दें कि एक साइड जो है मेरे पास ज्यादा चार्ज हो बेटा, ज्यादा डेंसिटी ऑफ चार्ज हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं बन सकती है? हाँ या ना? बन सकती है। एक साइड जो है बेटा प्लस वाले चार्ज ने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, माइनस वाले ने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया, ज्यादा डेंस है वो। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नेट फील्ड हमारा राइटवर्ड हो और राइटवर्ड होने के कारण ये फील्ड हमारा जीरो हो जाए? आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। लेकिन बेटा एक बात बताना, ये जो क्यू इसके ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये हमारे पास क्या है बेटा? एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। स्टिल जो नेट चार्ज है बेटा, इट इज इक्वल टू जीरो। नेट चार्ज अभी भी जो है बेटा वो यहाँ पे क्या है? इट इज अभी भी इक्वल टू जीरो। ये अभी भी अगर इक्वल टू जीरो है तो इसके कारण क्या सेंटर पे किसी तरह का कोई पोटेंशियल मुझे मिलेगा? हाँ या ना? सेंटर पे क्या किसी तरह का कोई पोटेंशियल मिलेगा? द आंसर इज नो। तो अगर बेटा सेंटर पे पोटेंशियल मिला नहीं उसके कारण, तो पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ प्लस क्यू के कारण होगा, जो कि वी सेंटर की वैल्यू होगी। और इसको बेटा हम ऐसे केस में आराम से के क्यू डिवाइडेड बाई आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये बहुतों के सर के ऊपर से चला गया होगा, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे पहले ध्यान से सुनना है ना। मैंने बोला बेटा सेंटर पे फील्ड जीरो होना चाहिए, लेकिन सेंटर पे फील्ड जीरो तभी होगा जब हमारे स्फीयर के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा, अदरवाइज तो वो जीरो हो नहीं सकता। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि यहाँ पे इंड्यूस चार्ज के कारण फील्ड कितना है, तो द आंसर इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। किस डायरेक्शन में लगेगा? राइटवर्ड लगेगा बेटा। हाँ बेटा। और अगर बेटा हम लोग यहीं पे बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल में बेटा ये जो इंड्यूस चार्ज है वो अपना रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नेट वैल्यू इटसेल्फ जीरो, वो बस इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है कि उसके कारण जो फील्ड है वो हमारे राइटवर्ड लगना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे फील्ड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण होगा, इंड्यूस चार्ज के कारण नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखनी। ओके, डन एवरीवन? डन? ओके बेटा, तो मैं आपको यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। Two metallic spheres of radii A and B are placed far away from each other and connected by a thin wire A. Charge Q is given to one of the sphere. Calculate the charge on the each sphere at electrostatic equilibrium. Sir, I didn't get. Please once. Okay बेटा, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। आप लोग बेटा जिन लोगों ने अभी मेरे फॉर्मूला जस्ट पहले का सीखा है, वो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं बेटा। आप ट्राई करो बेटा जल्दी से करने का। इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। मैंने बोला कि फील्ड सेंटर पे जीरो होने का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि हमारा चार्ज वहां पे कोई ना कोई इंड्यूस हुआ होगा। चार्ज रीलोकेट भी हो सकता है बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, और उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी हमें एक राइटवर्ड फील्ड मिल सकता है जो कि लेफ्टवर्ड फील्ड को नलिफाई कर दे, उसकी नेट वैल्यू को जीरो कर दे। ठीक है, यहाँ पे बेटा अगर हम सिर्फ चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इससे उसके सेंटर पे पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल जो है बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है, और नेट चार्ज की वैल्यू अगर जीरो है तो हमारा नेट जो पोटेंशियल होगा उसके कारण वो भी हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो भी पोटेंशियल है बेटा, इट इज ओनली ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज, जो कि वहां से कैपिटल आर डिस्टेंस पर है,
जिससे जो हमारा पोटेंशियल आएगा इट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। सो आप आराम से बेटा के क्यू बाई आर आंसर में कोट कर सकते हो। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन अभी आपको जस्ट करा चुका हूँ बेटा, अभी जस्ट मैंने आपको यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कराया था, है ना। तो आई होप कि अब इसका आंसर मैं डायरेक्टली भी लिख दूं तो आप कोई नाराजगी आपको नहीं होने वाली है ना। मैं यहाँ लिख दूंगा Q1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q इंटू A डिवाइडेड बाई A प्लस B एंड दिस Q2 इज इक्वल टू Q इंटू B डिवाइडेड बाई A प्लस B। आज ही सीखा है बेटा, आराम से कर सकते हो ऐसा, है ना, आज ही सिखाया है अभी थोड़ी देर पहले। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको आज होमवर्क के लिए दे रहा हूं, लास्ट क्लास का होमवर्क भी आपने मुझे नहीं बताया बेटा, तो ये मैं चाहता हूं आपसे कि आपका आंसर आ जाए, है ना। तो ये आप घर पे करोगे बेटा और मुझे बताओगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करोगे और मुझे बताओगे। जिन लोगों को वो पैकेज में ढूंढना है कि पैकेज में किस जगह पे है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली बेटा पेज नंबर 127 से लिया गया है, ठीक है ना। ओके बेटा, तो मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर मैं अब आपको फोर्थ क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूँ। देखो बेटा, आज मैंने इस क्वेश्चन को भी आपको सिखाया है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, बताओ आप मुझे। Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू Q multiplied by R1 divided by R2 with a negative sign. This will be the answer. आज ही सिखाया है, माइनस ऑफ Q इंटू A डिवाइडेड बाई B, है ना। तो उसी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आगे मैं आपको लेकर चलता हूं यहाँ से। देखो बच्चों, आज थियरी बहुत हो गई है, तो मैं एक थियरी जो है आज थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, हल्का सा पॉइंट उसका मैं बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं स्किप कर गया तो मैं छोड़ ही दूंगा इसको, मैं आपको डाइलेक्ट्रिक बेटा इस चैप्टर के खत्म होते समय आपको बता दूंगा। सर पिछले क्वेश्चन का आंसर 135 है क्या? मैं अब किस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप बोल रहे हो 135? बेटा मुझे आंसर याद नहीं है ना देवाशीष, मुझे आंसर याद नहीं है, आप वहां डालोगे तो मैं एक बार देख लूंगा। हाँ बेटा, तो उससे क्या हो गया, मैंने एक्सटेंड किया है, कोई बात नहीं, वो इसलिए किया कि ऑटोमेटिकली बंद ना हो जाए, ठीक है ना। अदरवाइज मेरी भी खुद क्लास है, 5:30 से मेरी भी क्लास है, आप टेंशन मत लो, मेरी खुद क्लास है, मैं बोल रहा हूँ मेरी भी क्लास है। मैंने एक्सटेंड किया है कि ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट ना हो जाए, कोई टॉपिक बोलते 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 कट गया, ठीक है। आगे बढ़ा रहा हूँ मैं अब आपको बेटा, एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है बेटा। इस क्वेश्चन में बेटा हम लोग अगर ध्यान से देखें, है ना, तो ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमें कुछ जानना है, उसको मैं लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में समझा दूंगा। आज मैं थोड़ी देर के लिए कैपेसिटर स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आज आपका बेटा थोड़ा कैपेसिटर स्टार्ट कर देता हूँ। बस डाइलेक्ट्रिक के बारे में एक छोटा सा पॉइंट मैं बस बताता चलूं। डाइलेक्ट्रिक और कुछ नहीं है बेटा, ये एक ऐसा इंसुलेटर है जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को अपने थ्रू पास होने देता है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर है जो कि क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को अपने थ्रू पास हो जाने देता है। खुद जो है कंडक्ट नहीं करेगा, बट इफेक्ट्स को बेटा वो आराम से प्रोपोगेट करा लेगा। तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक के नाम से जानते हैं, है ना। हम लोग जो है बेटा, अगर इस बात को समझ सकते हैं तो हम लोग अब आगे एक नया टॉपिक है उसको आज स्टार्ट कर ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेटा कैपेसिटर। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, और आप मान के चलो एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है हर साल, तो आपको एकदम अच्छे से दिमाग में बिठाना भी चाहिए, ठीक है ना। नो प्रॉब्लम बेटा, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है अभी, जस्ट मैं हेडिंग ही डाल रहा हूँ। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा आज कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसे जैसे मैं बताता जाऊं बेटा, आप उन सारी बातों का उसी तरह से ख्याल रखते जाए। कैपेसिटर के बारे में अगर बात की जाए तो कैपेसिटर है क्या, ये पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है बेटा जो कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है फॉर इमरजेंसी पर्पस।
जब उसकी एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट हो उस समय वो उसे यूटिलाइज करता है। अदरवाइज ये सिंपल एनर्जी का स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना। एनर्जी को ये चार्ज के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, इसलिए बेटा हम लोग यहाँ पे चार्ज को जो है ज्यादातर कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ कि आपको क्यों ऐसा लगता है बेटा कि ये बहुत सारा एनर्जी स्टोर करके रखता है ना। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है। सबसे पहला बेटा अगर हम अपने घर में लगे हुए फैन को देखते हैं तो फैन के ऊपर में एक सिलिंड्रिकल शेप का बेटा, फैन के ऊपर एक सिलिंड्रिकल शेप का हमारे पास अरेंजमेंट लगा हुआ होता है, जिसे आप बेसिकली कंडेंसर के नाम से जानते हो। वो एक तरह का कैपेसिटर है। अब वो करता क्या है ये बताता हूँ। शुरुआत में बेटा जब फैन को घुमाना हो, आप कभी इमेजिन करके देखो बेटा, आप अपने हैंड से फैन को घुमा के देखो। एक बार जब वो घूमने लगेगा ना तो फिर उसकी स्पीड को मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में जब उसे घुमाना है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बट घर में वैसा ऑल ऑफ द सडन वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो हमें देखने को मिलता नहीं है। तो ये एनर्जी उसे मिलती कहाँ से है? तो ये एनर्जी उसे कैपेसिटर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली बेटा, अगर हम कैमरा की फ्लैश की बात करें, बैटरी हमारी लगी होती है 3 या 6 वोल्ट की बैटरी होती है। कैमरा फ्लैश लाइट में जो लाइट वो उससे निकलती है वो काफी ज्यादा एनर्जी को शो करता है, लेकिन फिर भी बेटा वो आराम से क्या कर पाता है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है। कैसे कर पाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर। घर के मोटर को देखें बेटा, मोटर के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो इसी तरह का ऊपर का एक सिलिंड्रिकल शेप का अरेंजमेंट लगा होता है, वो भी हमारा एक तरह का कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर क्या है? बेसिकली कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर बेटा। तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा कैपेसिटर के कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी से हम लोग किसी कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हुई एनर्जी के बारे में आइडिया देते हैं। मतलब तो वोल्टेज चेंज में भी काम आता है। हाँ बेटा, बहुत जगह आता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, बाकी बाकी तो आपके पास गूगल बाबा है। गूगल बाबा की जय हो, बहुत सारी चीजें बता देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे बेटा कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हमारे पास चार्ज क्यू कहीं पे स्टोर हो रहा है तो ये हमेशा बेटा वहां पे प्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ये बेटा है हमारे पास चार्ज स्टोरेज, स्टोर्ड चार्ज, और ये है बेटा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। समवन रेज हिज हैंड। विनायक, हाँ विनायक बोलो बेटा। जो आपने बोला था अभी लाइन वो प्लीज रिपीट कीजिए सर। डेफिनेशन चाहिए तो लिख लो बेटा, लिखो डेफिनेशन। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which can store charge, which can store charge and provide energy to the system, to the system when it is required, है ना। और कैपेसिटेंस क्या है बेटा? हाँ बेटा, ये सब है आपके पैकेज में। दैट्स वाई मैं आपको समझाने पे कंसंट्रेट कर रहा था, है ना। अब डेफिनेशंस तो आप लिख ही सकते हो एटलीस्ट, है ना। डेफिनेशंस आप लिख सकते हो। अब उसमें हम लोग अगर टाइम वेस्ट करेंगे ना तो हम क्या करेंगे फिर? होगा क्या परेशानी कि हम क्वेश्चंस में फिर कहीं ना कहीं हमें कटौती करनी पड़ जाएगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आएगा फिर, है ना। डेफिनेशंस तो बहुत सिंपल होती है, आप आराम से एक लाइन आपको ढूंढना है, लिख लेना है, और क्या डेफिनेशंस में क्या है ना। हम लोग बात कर रहे थे क्यू की। क्यू इज स्टोर्ड चार्ज एंड डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो भी चार्ज हमारा किसी भी कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हो रहा है बेटा, वो हमेशा वहां के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर देंगे बेटा तो यहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। दिस कांस्टेंट इज बेसिकली सी। इस कांस्टेंट को
हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। और यहाँ से बेटा हम लोग C के बारे में लिख सकते हैं, दिस C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। ये C जो है हमारा कैपेसिटेंस है, एंड दिस C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V। आगे की बात करते हैं बेटा। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, इट्स यूनिट इज फराड। इसका यूनिट क्या होता है बेटा? फराड होता है। बट बेटा एक्चुअल में है क्या कि फराड जो है वो बड़ा यूनिट है, तो हम लोगों का प्रैक्टिकल यूनिट ये बन नहीं पाता। तो उसके लिए बेटा हम लोग यहाँ पे माइक्रो फराड को यूज में लेकर आते हैं। एंड दिस 1 माइक्रो फराड इज बेसिकली इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फराड। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। तो जब साइंटिस्ट के मन में आया बेटा कि हम लोगों को एक डिवाइस बनाना है जो कि एनर्जी के लिए, फराड तो खुद यूनिट हो गया बेटा, उसकी वैल्यू क्या लिखोगे अब आप? संस्कृति, ये तो खुद एक वैल्यू ही हो गया ना बेटा। आप उसे कह सकते हो एक तरह से 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट आप कह सकते हो उसको। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट बता रहा था आपको कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि हमने शुरुआत कैसे की होगी, कैपेसिटर बना कैसे होगा, तो दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि साइंटिस्ट को जरूरत पड़ी होगी ऐसे एनर्जी की जो कि ऑल ऑफ द सडन जो है कहीं पे काम आ सके। ठीक है ना? नहीं बेटा, आप जो ये लिख रहे हो ये थोड़ा कुछ गलत लिख रहे हो, है ना? आप जो ये लिखे हो बेटा ये चार्ज है ना? आपने यहाँ पे चार्ज लिखा है बेटा। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा कि जब साइंटिस्ट को जरूरत पड़ी होगी हमारे पास कि हम लोग जो है कहीं पे एक चार्ज इमरजेंसी के लिए जो है यूज कर सके, तो उन्होंने एक डिवाइस बनाया होगा कि हम लोग एक कैपेसिटर बना लेते हैं, एक ऐसा डिवाइस बना लेते हैं जो कि इमरजेंसी के लिए चार्ज को स्टोर कर सके, है ना? तो अगर बेटा हम लोग ऐसे किसी डिवाइस की बात करते हैं तो उनके दिमाग में भी अलग अलग तरह के शेप्स आए होंगे, अलग अलग तरह का डिजाइन आया होगा जिससे उन्होंने इसे बनाने की बात की होगी। सबसे पहले लेकिन बेटा किसी के दिमाग में भी स्फेरिकल बॉडी ही आती है, तो उनके दिमाग में भी सबसे पहले स्फेरिकल बॉडी ही आई थी, और स्फेरिकल बॉडी से ही उन्होंने बेटा इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बेटा कैपेसिटेंस ही मैं निकालना सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ लिख रहा हूं मैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्टार्ट करते हैं बेटा इसको निकालना। कैसे निकाल सकते हैं? मान लो बेटा हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है। इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस हमें दिया हुआ है बेटा आर के इक्वल। इसके ऊपर चार्ज हमने जो स्टोर कर दिया है बेटा ये मान लो क्यू के। ठीक है ना? तो अब अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालना चाहूँ बेटा, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? इट इज बेसिकली इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। और मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। एम आई राइट बेटा? और एज वी नो C is equal to Q divided by V. That's why we can easily write C is equal to 4 pi epsilon naught multiplied by R. ओके, अब जैसे ही मैंने ये पॉइंट लिखा बेटा, यहाँ पे एक नोट बना के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने का है बेटा। V is equal to IR होता है, हम सभी जानते हैं ना? V is equal to IR होता है, हम सभी जानते हैं। क्या मेरा R जो है बेटा वो V और I पे डिपेंड करता है क्या? नहीं डिपेंड करता। R की वैल्यू होती है रो एल डिवाइडेड बाई ए। वो हमारा डिपेंड करता है बेटा कंडक्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया पे। सिमिलरली बेटा अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया मेरे पास Q डिवाइडेड बाई V, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ये इन दोनों पे इंडिपेंडेंट होता है। तो अब डिपेंड किस पे करेगा? सेकेंड पॉइंट में लिख देता हूं बेटा, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन। पहली डिपेंडेंसी है बेटा, आप देखो यहाँ पे आर है ना, इसके इक्वेशन में देखो आर है, इट मींस डायमेंशन ऑफ द अरेंजमेंट। जो हमारा डायमेंशन है बेटा उसके ऊपर। तो मैं पहला लिख रहा हूं बेटा डायमेंशन ऑफ द बॉडी।
एंड सेकेंड पॉइंट बेटा आप आगे देखो एप्सिलॉन नॉट भी लिखा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट क्या वहां पे प्रेजेंट डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है। मैं वहां पे लिख देता हूं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। आई थिंक दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है बेटा। हाँ बेटा आप यहाँ मीडियम लिख दो तो ज्यादा बेहतर है। तो एक डिपेंडेंसी किस पे हो गई बेटा, एक डिपेंडेंसी हो गई उसके बॉडी के डायमेंशंस पे, और दूसरी डिपेंडेंसी हो गई बेटा उसकी प्रॉपर्टी पे, उसकी मीडियम की प्रॉपर्टी पे। सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या है, सेकेंड पॉइंट का मतलब है बेटा कि आपसे अगर कोई पूछता है कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड किस पे करता है, तो आप बताओगे बेटा कि कैपेसिटेंस एक तो डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन पे डिपेंड करता है जो भी आप अरेंजमेंट बनाए हो उसकी, और दूसरा है बेटा ये डिपेंड करता है हमारे उस मटेरियल पे, उस मीडियम पे जो कि हमने उस कैपेसिटर में यूज किया है। हाँ बेटा वही बता रहा हूँ, वहां जो मीडियम है, देखो बेटा यहाँ पे जैसे एप्सिलॉन नॉट आपने लिखा है तो ये बेसिकली आपने लिखा है एयर के लिए। अगर इसके जगह पे कोई दूसरा सब्सटेंस होता तो आप वहां एप्सिलॉन यूज करते। एज वी नो दिस एप्सिलॉन इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया बेटा कि हम वहां पे फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, है ना। ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। तो मैं जो यहाँ पे परमिटिविटी ले रहा हूँ अगर किसी सब्सटेंस के लिए किसी दूसरे मीडियम के लिए लेता तो एप्सिलॉन लेता, तो जिससे ये सारी चीजें बदल सकती थी। हमने तो यहाँ एयर ले लिया है इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिख रखा है। मान लो कि कोई दूसरा सब्सटेंस होता तो एप्सिलॉन लिखना पड़ता, हम उसको इंक्लूड करते हुए इस बात को मेंशन करते हैं। विनायक नाउ इट इज क्लियर। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, हम किसी कैपेसिटर के ऊपर अगर एनर्जी स्टोर्ड निकालना चाहते हैं, कितना एनर्जी हमारे कैपेसिटर पे स्टोर हुआ है निकाल कर बताइए, कैसे निकाल पाएंगे। तो मान लो बेटा ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, मैंने अभी जस्ट बोला था बेटा इस पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू आ रहा है, बट ऑल ऑफ द सडन ये पूरा चार्ज कैपिटल क्यू नहीं आया होगा ना। इनिशियली क्या आया होगा इसके ऊपर बेटा, इनिशियली हमारे पास आया होगा यहाँ पे जो चार्ज वो कुछ डी क्यू आया होगा, फिर डी क्यू आया होगा, ऐसे ही डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू इसके ऊपर लाकर स्टोर किए होंगे हम। तो जो बेटा हम लोग इसके ऊपर चार्ज स्टोर कर चुके हैं वो मानते हैं क्यू है एट एनी टाइम टी या एट टाइम टी। नाउ मैं क्या करूंगा, इसका रेडियस है बेटा हमारे पास आर के बराबर, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। सो अगर मुझे एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, तो दिस एनर्जी स्टोर्ड इज बेसिकली, ऐसे डी यू लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, दिस डी यू इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा बेटा तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। v की जगह पे मैं अभी q बाई सी भी लिख सकता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे q बाई सी भी लिख सकते थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ q बाई सी इंटू डी क्यू, इंटीग्रेट करूंगा 0 से q तक, वैल्यू आ जाएगी बेटा q स्क्वायर बाई 2c। देखो मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक अभी मैं अगली क्लास में फिर से शुरू कर लूँ, है ना। मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ बेटा, अगली क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू कर लूंगा, इस टॉपिक को मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में बेटा, ओके बाय बाय, है ना। हाँ बेटा मैं स्माइल करता रहूंगा, कोई टेंशन नहीं है ना, आप भी चिल मारो मैं भी चिल करूंगा, है ना, कोई टेंशन नहीं। ओके बेटा बाय बाय।